हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है 24 जनवरी 2021 को यूपीएनएचएम का एग्ज़ाम हुआ था। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर आपके जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से थे, और बाकी के जो 70 क्वेश्चन थे वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। तो इस वाले वीडियो के अंदर पहले अपन आज नर्सिंग वाले जो क्वेश्चन पूछे गए थे 70 वो सॉल्व करेंगे, और जो अपना इसका सेकंड पार्ट लेंगे उसके अंदर जो जनरल अवेयरनेस और लॉजिकल जो रीजनिंग है और करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन आज यहाँ पे नर्सिंग वाले सोल्व कर लेते हैं, और सेकंड पार्ट के अंदर अपन जो भी रीजनिंग और आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नर्सिंग वाले सेक्शन के अंदर अपन चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो था नर्सिंग सेक्शन का, उसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 31, द वेरियस मेथड ऑफ इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इसके साथ मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो आपकी ऑफिशियल आंसर की कौन सी है, ऑफिशियल आंसर की है। इस ऑफिशियल आंसर की के अनुसार मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊँगा, इसलिए आपको मैं सोल्व करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो यूपीएनएचएम जो एग्ज़ाम है, जो भी आपकी सीएचओ की एग्ज़ाम होती है या फिर कोई भी किसी भी स्टेट की जो एनएचएम एग्ज़ाम होती है, उनके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आज अपन यहाँ पे नर्सिंग पोर्शन को सोल्व करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर जो अदर पोर्शन है उसको भी सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, द वेरियस मेथड ऑफ इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंट्रापार्टम जो फीटल मॉनिटरिंग होती है वो जो वेरियस मेथड होते हैं उनके सभी होते हैं एक्सेप्ट यानी एक को छोड़कर, तो वो कौन सा आपको इसमें ऑप्शन देना था। तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन ए फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, ऑप्शन बी था आपका फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, एंड ऑप्शन सी था फीटल ब्लड सैंपलिंग, एंड ऑप्शन डी था ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब आपको ये इसमें बताया गया था कि कौन सा जो है इंट्रापार्टम जो फीटल मॉनिटरिंग के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो आप जो है इसका जो सही आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन डी, ब्रेक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन जो है फीटल मॉनिटरिंग के अंदर नहीं आता है इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान। और जब आप इसको निकाल दें, इसको अपन यहाँ पे ऐसे कर दें, तो बाकी जो तीनों ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हैं ये तीनों जो है आपके इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग के लिए मेथड यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, और इसका पूछा गया था कि कौन सा मेथड यूज में नहीं लिया जाता है इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान, तो वो था ब्रेक सिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे, ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पे बताया गया कि जो एक्टिव मैनेजमेंट है लेबर का, जो अपन एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, एर्गोमेट्रिन इंजेक्शन अपन देते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, अब वो आपको इसके अंदर बताना था। तो ऑप्शन ए था यहाँ पे प्राइमी ग्रेविडा, ऑप्शन बी था सीवियर एक्लेम्सिया, ऑप्शन सी था प्रोलॉन्ग लेबर, एंड ऑप्शन डी था नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर दिया है इन्होंने सीवियर एक्लेम्सिया बिल्कुल सही आंसर माना है, और बिल्कुल सही भी बात है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो एक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई देखने को मिलता है। ठीक है, आपको ब्लड प्रेशर हाई देखने को मिलता है, इसके साथ में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको जो सीजर भी इसके अंदर आते हैं। अब आप क्या करें, जो ऑलरेडी सीजर आ रहे हैं पूरे ऑलरेडी बॉडी के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, और आप यदि उसको एर्गोमेट्रिन और दे देंगे तो उसके लिए बच्चे के लिए यहाँ पे नुकसान हो सकता है, इसलिए जो है आपको एर्गोमेट्रिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा सीवियर एक्लेम्सिया के अंदर। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 33, द फीटल मॉनिटरिंग द फीटल मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर इज कॉल्ड, यानी जो सबसे पहले जो मदर के द्वारा फीटल मूवमेंट फील किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे ब्रेक सिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी गुडेल साइन, एंड ऑप्शन डी है हेगार साइन। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले जो मदर फीटल मूवमेंट को फील करती है वो उसको अपन क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विकनिंग। और नॉर्मली ये जो है 16 से 18 वीक पे मदर को फील होना स्टार्ट होता है। ठीक है, 16 से 18 वीक। ओके, और गुडेल साइन आप जानते ही हैं, हेगार साइन, ये सब आपके प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर
4 आपकी स्क्रीन पे, फीटल टेकिकार्डिया इज कोज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि जो फीटल के अंदर टेकिकार्डिया होती है, यानी फीटल की जो पल्स रेट है या फिर हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो किसकी वजह से होती है एक्सेप्ट एक को छोड़कर। यानी जो 3 ऑप्शन है वो ऐसे हैं जिसकी वजह से फीटल टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, लेकिन एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से टेकिकार्डिया देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ था यहाँ पे मैटरनल और फीटल एनीमिया, ऑप्शन बी दिया था मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन, एंड ऑप्शन सी था सीवियर फीटल हाइपोक्सिया, एंड ऑप्शन डी था फीटल कॉम्प्रोमाइज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना गया वो है ऑप्शन सी सीवियर फीटल हाइपोक्सिया, क्योंकि जो सीवियर फीटल हाइपोक्सिया है उसके अंदर आपकी जो है फीटल टेकिकार्डिया देखने को नहीं मिलता है, बाकी एनीमिया, इन्फेक्शन और कॉम्प्रोमाइज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है बता देता हूँ आपको। जब भी एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो पर्याप्त मात्रा में जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा होता, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो अपना हार्ट होता है, चाहे वो फीटल का हार्ट कह सकते हैं या फिर जो मदर का हार्ट कह सकते हैं, वो क्या करेगा, इतना जल्दी पंप करेगा कि ऑक्सीजन की जो नीड्स है उसको पहुंचा सके। इसलिए जो है बाकी जो 3 ऑप्शन है उसके अंदर फीटल टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, बट सीवियर फीटल हाइपोक्सिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे, फीटल ब्लड सैम्पलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यानी जो फीटल ब्लड सैम्पलिंग लेते हैं अपन वो कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ऑप्शन ए है HIV पॉजिटिव वोमेन, ऑप्शन बी है थिक मेकोनियम स्टेन लाइकर, ऑप्शन सी है एटिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रैकिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी कंडीशन में जो है फीटल ब्लड सैम्पलिंग कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, तो जो सही आंसर है वो है HIV पॉजिटिव वोमेन के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर, HIV पॉजिटिव वोमेन के अंदर जो है आप ब्लड सैम्पलिंग नहीं लेते हैं फीटल की। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, ए फैमिली प्लानिंग मेजर यूजिंग ए डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। यानी जो फैमिली प्लानिंग मेजर जो यूज करते हैं जो डायफ्राम या डच कैप, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है नेचुरल मेथड है ये, ऑप्शन बी है बेरियर मेथड है, ऑप्शन सी है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, या ऑप्शन डी है कैलेंडर मेथड है। तो ये क्या है वास्तव में, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बेरियर मेथड। यानी जो डायफ्राम है और जो डच कैप वो क्या है, बेरियर मेथड है। कंडोम भी आपका बेरियर मेथड के अंदर ही आता है। डायफ्राम, डच कैप, ये सभी क्या है, बेरियर मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड। यानी जो है ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ट्रैक के थ्रू आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी बेबी के बर्थ होने से पहले। ठीक है, जो मदर के जेनिटल ट्रैक से जो ब्लीडिंग होती है उसको अपन क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एंटीपार्टम हेमरेज, ऑप्शन बी था इंट्रापार्टम, ऑप्शन सी था पोस्टपार्टम, एंड ऑप्शन डी था ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जो ब्लीडिंग बेबी की डिलीवरी होने से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, एंटीपार्टम हेमरेज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे, द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की क्लिनिकल फीचर्स में से कौन सा नहीं आता। एक्सेप्ट जहाँ पे पूछा गया उसमें से आप मान के चलो कि जो आपको पूछा गया उसमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़कर। ठीक है, तो वो कौन सा है वो आपको आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका असेसमेंट ऑफ सर्विस, बिल्कुल आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होता है। कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट्स, ये भी होता है। ऑप्शन सी था मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी जो प्रेजेंटिंग पार्ट का जो नीचे की तरफ डिसेंट होता है। सडन गस और वेजाइनल ब्लीडिंग। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना है वो होगा ऑप्शन डी, सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग जो है इन्होंने सही आंसर माना है। बाकी जो ऊपर वाली जो तीनों चीज़ें हैं वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखने को मिलेगी, बट सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए उन्होंने इसका आंसर क्या माना है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, क्राउनिंग अकर्स, यानी जो क्राउनिंग होती है, यानी क्राउनिंग किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो नॉर्मली जब जो लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद में जो बेबी का जो हेड है वेजाइनल ट्रैक के थ्रू जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, यानी उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, क्राउनिंग कहते हैं। मतलब जो बेबी का जो हेड होता है उसके अंदर जो चेंजेज होकर के बाहर निकलने के दौरान जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्राउनिंग कहते हैं। आप लोग जानते होंगे। तो वो कौन सी स्टेज में होता है, वो होता है सेकंड स्टेज ऑफ
लेबर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द इम्यूनिटी एन इंडिविजुअल डेवलप्स आफ्टर एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड, यानी जो इम्यूनिटी है जो इंडिविजुअल डेवलप आफ्टर एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जो है होने के बाद में व्यक्ति के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। कौन सी इम्यूनिटी कहेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। द इक्विपमेंट यूज टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी जो इक्विपमेंट्स है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन को मतलब ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए प्रोग्राम्स के अंदर यूज किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है वॉक इन फ्रीजर, ऑप्शन बी है वॉक इन कॉलर, ऑप्शन सी है वैक्सीन कैरियर एंड ऑप्शन डी है आइस पैक। तो उसको अपन क्या कहेंगे? वैक्सीन कैरियर। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया कि मेजर कॉज क्या है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस की चिल्ड्रन के अंदर जिनकी जो एज है 1 से 3 साल की एज रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन था जीरोप्थेल्मिया, ऑप्शन बी था नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी था ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन डी था नन ऑफ द अबाउट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन आपका जो है ए जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको नाइट ब्लाइंडनेस किया होगा, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? जीरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द पॉइजनिंग कॉज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाई लाइविंग बैक्टीरिया इज ऑल एक्सेप्ट, यानी जो पॉइजनिंग है इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी फूड को, यानी जो फूड्स है जो लाइव बैक्टीरिया है उसके द्वारा कंटेमिनेट हो गया, उस फूड को इंजेक्शन यानी खाने के बाद में जो पॉइजनिंग होती है उसको क्या कहेंगे? कौन सी पॉइजनिंग कहेंगे? एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा इज ऑल एक्सेप्ट, यानी कौन सी पोजीशन मतलब सॉरी कौन सी पॉइजनिंग नहीं कहेंगे, मैंने जो लाइव बैक्टीरिया के खाने के बाद। ठीक है, यानी जो लाइव बैक्टीरिया ने जिसको फूड को कंटामिनेट कर दिया है उस फूड को खाने के बाद जो पॉइजनिंग होती है, तो इन ऑप्शन में से कौन सी वो पॉइजनिंग है जो कंटामिनेटेड फूड को खाने से नहीं होती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है साल्मोनेला पॉइजनिंग, ऑप्शन बी है स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग, ऑप्शन सी है बोटुलिज्म पॉइजनिंग एंड ऑप्शन डी है केमिकल पॉइजनिंग। तो सही आंसर क्या होगा? केमिकल पॉइजनिंग, क्योंकि केमिकल पॉइजनिंग के अंदर कोई बैक्टीरिया होता नहीं है, बाकी जो है सब साल्मोनेला, स्टेफाइलो, बोटुलिज्म ये जो है सारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे? इस क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस में किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आपको लगता है कि ये इसमें कुछ गलत है या फिर कुछ ऐसा है, तो आप जो है इसके अंदर जो जैसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आखिर इन क्वेश्चन को आपको यदि कोई भी डाउट है कि ये क्वेश्चन का ये सही आंसर नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए यदि ऑब्जेक्शन का टाइम आपको दिया जाता है ऑब्जेक्शन के लिए, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि सर ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की के साथ में यहाँ पे इस पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। वेरिसेला वैक्सीन इज ए, जो वेरिसेला वैक्सीन है वो कौन से टाइप की वैक्सीन है? ऑप्शन ए है किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स वेरिसेला जो आपकी है, हालांकि मैंने आपको लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन याद करने की ट्रिक बताई थी एग्जाम से पहले, इसमें मैंने आपको बताया था लाइव वैक्सीन को याद करने की बॉयज़ लव द क्राइम, और जो किल्ड वैक्सीन है उसकी याद मैंने ट्रिक बताई थी आपको जापान की खीर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कौन कौन सी लाइव वैक्सीन है, कौन कौन सी किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, तो वो आपको यदि ट्रिक नहीं पता तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको डिटेल्स इसके बारे में बता दूंगा। हालांकि उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें आपको जो ऊपर जो आई बटन है उस आई बटन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वेरिसेला वैक्सीन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन, यानी मीजल्स वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का कौन सा रूट होता है? तो सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? सबक्यूटेनियस रूट से जो है मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 46। द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मम्स के लिए जो है इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? तो सही जवाब क्या है? 2 to 4 वीक्स। क्या रहेगा? 2 to 4 वीक्स इसका सही जवाब रहेगा। हालांकि इंक्यूबेशन पीरियड के लिए मैंने आपको क्लास ली थी इंक्यूबेशन पीरियड की, जिसके अंदर सभी डिजीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की थी। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लें, और वो आपके चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है,
और या मैं इसकी लिंक यहाँ आई बटन में भी डाल दूंगा, तो आई बटन पे प्रेस करके भी आप इसकी लिंक ले पाएंगे। यहाँ पे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 47 जो एग्जाम में पूछा गया, द एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा, यानी इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए जो एंटीवायरल ड्रग यूज की जाती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन ए है एसाइक्लोवियर, ऑप्शन बी ओसेल्टामाइवियर, ऑप्शन सी है इम्यूनोवायर एंड ऑप्शन डी है जीडोबुडिन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आखिर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी ओसेल्टामाइवियर। ठीक है, ओसेल्टामाइवियर जो है इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग के रूप में यूज की जाती है। आप देखते होंगे स्वाइन फ्लू के पेशेंट को ओसेल्टामाइव टैबलेट ही दिया जाता है। इसी ओसेल्टामाइव टैबलेट को टेमी फ्लू भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज दैट आर कोज्ड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे बताया गया कि कौन सी जो डिजीज है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए है मेनिंगोकोकल वैक्सीन, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी है वूफिंग कफ, ऑप्शन सी है डिप्थेरिया एंड ऑप्शन डी है पोलियो। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी जो वैक्सीन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होती है। ठीक है, आपको ये बताना है सिंपल से। ठीक है, तो यहाँ पे बता दूँ कि जो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाली जो ज़्यादातर बीमारियाँ होती है वो आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है। बट जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जिनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है उसके द्वारा जो है आपका वो नॉर्मली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होती है। कुछ एक आध होती होगी लेकिन नॉर्मली नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पोलियो, क्योंकि पोलियो के लिए जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर अपन जो है एलिमेंट्री कैनाल अपन कह सकते हैं। बाकी जो तीनों ऑप्शन है इसके अंदर जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा जो है ये डिजीज होती है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वैक्सीन जो है प्रिवेंटेबल डिजीज दैट आर कोज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पूछा गया कि कौन कौन सी डिजीज है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है एक को छोड़ करके। ठीक है, यानी इसके अंदर कौन से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होती है ये पूछा गया था। तो आपका जो पोलियो है वो ड्रॉपलेट से नहीं होता है। ठीक है, ये आपका फीको ओरल रूट से होता है पोलियो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड बॉर्न डिजीज, यानी इनमें से कौन सी जो है ब्लड बॉर्न डिजीज है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस ई एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी। यानी हेपेटाइटिस सी जो है आपकी ब्लड बॉर्न डिजीज है और इसको अपन ब्लड जो है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहते हैं, हेपेटाइटिस सी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे, इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू, यानी जो है आप जो डायरिया वाला जो चिल्ड्रन होता है उसको जो अपन ORS देते हैं उसका जो मेन रोल क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछा था डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए और उसका इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बैलेंस को ठीक करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी था ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है अपना, इन ए पर्सन विथ कोलेरा डायरिया occurs due to the toxin produced by the virus on multiplication in the small intestine, the toxin produced by Vibrio cholera is, यानी विब्रियो कोलेरा के द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसको अपन क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए था आपका एंडोटॉक्सिन, ऑप्शन बी था एंट्रोटॉक्सिन, ऑप्शन सी था हेपेटोटॉक्सिन एंड ऑप्शन डी था नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, एंटेरोटॉक्सिन। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी एंटेरोटॉक्सिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे, द कैंसर arising from the mesodermal cells constituting the various connecting tissue is called, यानी जो कैंसर है आपका मीजोड्रम सेल्स से जो है अराइज हो रहा है, यानी उत्पत्ति हो रही है उसकी, और वो जो है वेरियस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फैल रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है कार्सिनोमा, ऑप्शन बी सार्कोमा, ऑप्शन सी है लिम्फोमा एंड ऑप्शन डी है ल्यूकेमिया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या बताया इन्होंने, क्या माना इन्होंने, सार्कोमा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, सार्कोमा की जो है इसके उसको क्या कहेंगे, सार्कोमा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, ब्लड ग्लूकोज वैल्यू अबाउ नॉर्मल बट बिलो द डायग्नोस्टिक डायबिटीज़ अकरिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, यानी जो है ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा है
लेकिन जो डायबिटीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए कम है। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है यानी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है उसको अपन क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है टाइप 1 डायबिटीज़ कहेंगे, ऑप्शन बी है टाइप 2 कहेंगे, ऑप्शन सी गेस्टेशनल डायबिटीज़ या ऑप्शन डी है इंसुलिन रेसिस्टेंट सिंड्रोम। तो क्या कहेंगे फ्रेंड्स? गेस्टेशनल या जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल से हाई रहता है तो उस टाइप की डायबिटीज़ को अपन क्या कहेंगे? गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे। इन ए पेशेंट विथ परनीसियस एनीमिया द प्राइमरी पर्पज ऑफ चिलिंग टेस्ट इज टू डिटरमाइन, यानी जो है अपन परनीसियस एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर जो चिलिंग टेस्ट करते हैं उसका मेन पर्पज क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इनटेक ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन सी है एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B12 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, यानी जो है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज़ को चेक करने के लिए चिलिंग टेस्ट को किया जाता है परनीसियस एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे। ए टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच वन फ्रैगमेंट ऑफ द बोन गोज इनटू द अनोदर इज कॉल्ड, यानी जो फ्रैक्चर एक ऐसा टाइप है फ्रैक्चर का जिसके अंदर क्या है एक जो फ्रैगमेंट है बोन का वो अनोदर यानी दूसरे फ्रैगमेंट के अंदर क्या हो गया चला गया है, उसको अपन क्या कहेंगे? ऑप्शन ए स्पायरल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑप्शन सी ऑब्लिक फ्रैक्चर एंड ऑप्शन डी है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है एक बोन का जो फ्रैगमेंट है वो दूसरे मतलब उसी बोन के या दूसरे बोन के जो फ्रैगमेंट है उसके अंदर क्या चला जाता है या फिर घुस जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी इसके अंदर से कौन सा जो है अस्थमा का साइन एंड सिम्टम नहीं है ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। जहाँ पे एक्सेप्ट आता है उसके अंदर आपको बताना है कि वो कौन सा इसके अंदर से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको साइन एंड सिम्टम में देखने को मिलता है, फीवर, वीजिंग, चेस्ट पेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फीवर जो है नॉर्मली अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर नहीं देखने को मिलती है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा सिम्टम अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर नहीं देखने को मिलता है, तो फीवर देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज, यानी साइन एंड सिम्टम पार्किंसन जो डिजीज होती है उसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या होता है? ऑप्शन ए है ट्रेमर, ऑप्शन बी है इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस एंड ऑप्शन सी है स्पीच चेंजेस एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो पार्किंसन डिजीज वाला जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर आपको ट्रेमर देखने को मिलेगा। नॉर्मली आप देखेंगे पिन रोलिंग वो करते रहते हैं, यानी जो आपका अंगूठा और जो अंगुली है उसको आपस में पिन रोलिंग टाइप के करते रहते हैं, और उनका जो पोस्चर और बैलेंस यानी जो है नॉर्मली सही तरीके से खड़े भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका पोस्चर और उनका बैलेंस ठीक से नहीं बन पाता है। इसके साथ ही उनको बोलने में भी दिक्कत आती है, इसलिए उसको क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे है। इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कोज्ड बाय द एस्चेरिया कोलाई इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड, यानी इन्फेक्शन है ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन है कोज्ड बाय जो एस्चेरिया कोलाई यानी ई कोलाई की वजह से हो रहा है, फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड, यानी आपको पता है कि जो एस्चेरिया कोलाई यानी जो ई कोलाई नॉर्मली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर रहता है, बट वो जो है आपका कहाँ चला गया है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन जाके कर दिया उसने, तो उसको अपन क्या कहेंगे? तो यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फेक्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन को अपन क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर। द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड दैट सर्व एज ए बेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर फैटी एसिड इज, यहाँ पे पूछा कि सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, यानी ऐसा कौन सा फैटी एसिड है, कौन सा एसेंशियल फैटी एसिड है जो और जो फैटी एसिड्स है उनके प्रोडक्शन के लिए यानी उत्पादन के लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए लिनोलिक एसिड, ऑप्शन बी ट्रांस फैटी एसिड एंड ऑप्शन सी है ब्यूटारिक एसिड एंड ऑप्शन डी है कैप्रोइक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लिनोलिक जो एसिड है वो कौन सा एसिड है? मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड है जो है अदर जो फैटी एसिड्स है उनके प्रोडक्शन के लिए जो है आधार का काम करता है, बेसिस का काम करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विटामिन डी इज लार्जली स्टोर इन दी बॉडी इन, यानी जो विटामिन डी है नॉर्मली कहाँ पे स्टोर होता है? तो कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? फैटी टिश्यू के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी।
फैटी टिश्यू के अंदर जो है आपका विटामिन डी स्टोर रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि विटामिन ए, डी, ई और के ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं, ए, डी, ई, के। ठीक है, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये दोनों जो चारों है किसके अंदर आते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विटामिन डी है लार्जली स्टोर कहाँ पे होता है, तो फैटी टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, फैट सोल्यूबल विटामिन आर एक्सेप्ट। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया विटामिन ए, डी, ई के जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, तो वो है ऑप्शन बी, विटामिन सी। जो विटामिन सी और विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई के जो है वो क्या है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, तो विटामिन सी जो है फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, कौन सा है, वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 62, राइबोफ्लेविन की कमी, यानी जो द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, यानी जो राइबोफ्लेविन जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलेगा, यानी आप क्या देख करके पहचानेंगे। ऑप्शन ए एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ऑप्शन बी है केरेटाइटिस, ऑप्शन सी है पेलाग्रा एंड ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए स्टोमेटाइटिस। ठीक है, इसके अंदर जो है मुंह में छाले हो जाते हैं राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी की वजह से। और जो पेलेग्रा है आपको पता है, पेलेग्रा जो है आपका विटामिन B3 नाइसिन की कमी से होता है, और जो रिकेट्स है आपका विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी से क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलेगा, तो स्टोमेटाइटिस देखने को मिलेगा, यानी मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, स्टोमेटाइटिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है वो है आंवला। इसका जैसे मैंने आपको जो क्लासेस ली थी आपके लिए, तो उसके अंदर जो है क्वेश्चन में आया था, मैंने आपको बताया था कि आंवला जो है आपका विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, थायमिन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन, जो थायमिन की जो डेफिशिएंसी होती है वो किसकी वजह से होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है कार्डिक बेरिबेरी, ऑप्शन बी है इन्फेंटाइल बेरिबेरी, ऑप्शन सी है पेरिफेरल बेरिफेरी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही आंसर माना है वो किसके अंदर आएगा, ऑप्शन ए कार्डियक बेरिबेरी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब इन्होंने माना है, थायमिन की कमी से क्या हो सकता है, कार्डियक बेरिबेरी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65, ए थ्रो इन्वेस्टिगेशन मेड टू एवेल्यूएट द ओवरऑल नर्सिंग केयर रिसीव्ड बाय ए पेशेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग ऑडिट, ऑप्शन सी है मेडिकल ऑडिट एंड ऑप्शन डी है नर्सिंग असेसमेंट। यहाँ पे पूछा गया कि एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करने हेतु की गई गहन जांच को निम्न कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो किसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब, नर्सिंग ऑडिट। क्या कहा जाता है उसको, नर्सिंग ऑडिट कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 66, द पेशेंट फॉल ड्यू टू द इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट इन द आईसीयू इज एन एक्ट ऑफ, यानी यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स कि पेशेंट जो है फॉल हो गया है आईसीयू के अंदर, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन, आप जो रिस्ट्रेंट किया था उस पेशेंट को रिस्ट्रेंट करके रखते हैं, यानी पेशेंट को बांध के रखते हैं। ज़्यादा एक्टिविटी जो हाइपर एक्टिविटी वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनको रिस्ट्रेंट की ज़रूरत होती है, उन पेशेंट को, वो पेशेंट यदि फॉल हो गया है ड्यू टू इम्प्रॉपर, यानी आपने प्रॉपर तरीके से रिस्ट्रेंट का यूज़ नहीं किया, इस वजह से जो पेशेंट था आईसीयू के अंदर वो गिर गया है, उसका जो है ये किसके अंदर आएगा, ये किस प्रकार का एक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन है असॉल्ट, ऑप्शन बी है बैटरी, ऑप्शन सी है नेग्लिजेंसी एंड ऑप्शन डी है फ्रॉड। तो ये किसके अंदर आएगा, नेग्लिजेंसी के अंदर आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पे, वाइल रिससिस्टिंग ए प्रीटर्म बेबी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुड बी स्टार्टेड विद ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जब आप रिससिटेशन कर रहे हैं प्रीटर्म बेबी का, तो जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, आप जो वेंटिलेशन करेंगे पॉजिटिव प्रेशर वाला, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होती है नॉर्मली 21%। कितनी होती है, 21% होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड ऑन, जो इंटरनेशनल नर्सेज डे वो कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पे, द मोस्ट सेंट्रल एंड एक्सेसिबल आर्टरी टू चेक द पल्स इन चिल्ड्रन और 1 ईयर ऑफ एज, यानी 1 साल के जो बच्चे हैं, 1 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं, उनके अंदर जो मोस्ट सेंट्रल एक्सेसिबल आर्टरी है पल्स को चेक करने के लिए, तो वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी कैरोटिड आर्टरी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, कैरोटिड आर्टरी जो है आप 1 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों के अंदर जो पल्स चेक करते हैं वो किससे चेक करते हैं, कैरोटिड आर्टरी से चेक करते हैं, जो कि कैरोटिड आर्टरी क्या है, मोस्ट सेंट्रल एंड एक्सेसिबल आर्टरीज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे, ए पेशेंट इज डायग्नोज टू हैव इंसोम्निया, द टर्म इंसोम्निया मीन्स, यानी जो है इंसोम्निया का क्या मीनिंग होता है, तो इंसोम्निया का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इनएबिलिटी टू स्लीप। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब,
इनएबिलिटी टू स्लीप। इंसोम्निया का मीनिंग क्या होगा? इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी सोने में असमर्थता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पे, द आइडियल पोजीशन टू प्रोवाइड माउथ केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज, यानी आइडियल पोजीशन कौन सी होती है माउथ केयर के लिए जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, तो कौन सी होती है? लेटरल पोजीशन। आप जो है अनकॉन्शियस पेशेंट की जो माउथ केयर करते हैं वो लेटरल पोजीशन के अंदर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, द मोस्ट प्रीफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। यहाँ पे पूछा गया कि जो मोस्ट प्रीफर्ड साइट कौन सी है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए चिल्ड्रंस के अंदर, तो कौन सी है फ्रेंड्स? वास्टस लेटरलिस। यानी चिल्ड्रन की बात जब भी आएगी तो वहाँ पे क्या आंसर जाएगा आपका? वास्टस लेटरलिस। और ये कहाँ पे होती है? आपकी जो थाई होती है, थाई जो आप देखते हैं, थाई का जो लेटरल पोर्शन होता है, और लेटरल पोर्शन और मिडिल पोर्शन उन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? वास्टस लेटरलिस मसल्स होती है। वहाँ पे जो है चिल्ड्रन के अंदर जो है IM इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर आर ऑल एक्सेप्ट, यानी मेजर फैक्टर जो किसी व्यक्ति के ब्लड जो प्रेशर है उसको प्रभावित करने वाला कौन से हैं इसके अंदर, तो उसमें से पूछा गया कि ऑल एक्सेप्ट, यानी कौन सा नहीं है। एक्सेप्ट यानी कौन सा नहीं है इनमें से, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, स्ट्रोक वॉल्यूम, वीनस रिटर्न और जो आपका हार्ट रेट, ये तीनों ही जो है आपके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो ब्लड प्रेशर को प्रभावित नहीं करता है, तो जो नॉर्मल बॉडी वेट है वो उसका ब्लड प्रेशर को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, नॉर्मल बॉडी प्रेशर। आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, वीनस रिटर्न और जो हार्ट रेट है, ये क्या है? मेजर फैक्टर है जो किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा जो है ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है? नॉर्मल बॉडी वेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पे, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू प्रमोट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आर, जो ड्रग्स है जो एडमिनिस्टर की जाती है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, तो कौन सी होती है फ्रेंड्स? ऑक्सीटोसिन। कौन सी ड्रग होती है? ऑक्सीटोसिन। जब भी आपको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने की बात आएगी तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइटल अटैक, यानी कौन सी मेडिकेशन है जो एंजाइनल अटैक होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, तो कौन सी की जाती है? नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। नाइट्रोग्लिसरीन जो है टैबलेट जो है यूज की जाती है। नॉर्मली अपन देखते हैं जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है वो जीभ के नीचे रखी जाती है, ठीक है, सबलिंगुअल दी जाती है ये। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 76, एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, यानी जो आयोडीन है वो किसके सिंथेसिस के लिए, यहाँ पे पूछा गया एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, यानी कौन से हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए था यहाँ पे गोइटर, ऑप्शन बी था थायरोक्सिन, ऑप्शन सी था टायरोसिन, ऑप्शन डी था ट्रिप्सिन। तो सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। एंड T3 और T4 के सिंथेसिस के लिए आपके आयोडीन की आवश्यकता होती है। T4 को अपन थायरोक्सिन कहते हैं और T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 77, ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, यानी हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कौन सी होती है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। हाइपरकैलेमिया का मतलब हुआ जो पोटेशियम का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से यदि अधिक हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? हाइपरकैलेमिया। और इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है यानी उसका जो एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, द ड्रग यूज टू ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग आर ऑल एक्सेप्ट, यानी जो कौन सी ड्रग है जो नोजिया एंड वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए यूज में नहीं आती है? एक्सेप्ट आ गया, यानी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया था डोपामिन, ऑप्शन बी सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी है कैनाबिनॉइड्स एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसका नोजिया एंड वॉमिटिंग से कोई उसका अंदर ट्रीटमेंट के अंदर कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब माना है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, द फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल इज ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए, एंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन इन द इंस्टीट्यूशन, ये तो होता है फ्रेंड्स। अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आपको ट्रेनिंग भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बिल्कुल ये होता है काम। रजिस्टर आल ट्रेन नर्सेज एंड प्रोवाइड लाइसेंस टू प्रैक्टिस, यानी जो रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाता है उनको लाइसेंस। और यहाँ पे जो है ऑप्शन डी है प्रोवाइड इम्प्लीमेंट टू ऑल ट्रेनर, यहाँ पे जो है जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है कभी भी किसी को भी जॉब प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदारी नहीं होती है। यहाँ पे पूछा कि कौन सी जिम्मेदारी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की नहीं है या फिर कौन सा कार्य स्टेट नर्सिंग काउंसिल का कौन सा कार्य नहीं है, तो वो है सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन डी, क्योंकि जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वो किसी प्रकार का जॉब या एम्प्लॉयमेंट किसी भी व्यक्ति को नहीं देती है, वो सिर्फ ट्रेनिंग करवाती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देती है और जो प्रॉपर ट्रेनिंग हो उसके लिए वो जिम्मेदार होती है, बट वो किसी प्रकार का जॉब या एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 80, हाइपोक्सिया में बी कॉज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, यानी जो हाइपोक्सिया होता है आपका वो सभी फैक्टर से होता है एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। तो आपको बता दूं, जब हीमोग्लोबिन का जो लेवल डिक्रीज होता है तब आपका हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होगा, उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन क्या करता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने का काम करता है। बट जब हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या होगा, सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने की वजह से भी क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी सेल तक, और जो ब्लड सप्लाई आपने डिक्रीज होगी तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो यानी कम अमाउंट में हीमोग्लोबिन जाएगा, कम अमाउंट में सप्लाई जाएगी, तो कम अमाउंट में जब सप्लाई जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो डी ऑप्शन है, इंक्रीज हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है नॉर्मल से मतलब नॉर्मल लेवल से पहुँचती है, या फिर अपन कहते हैं कि कुछ अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइपोक्सिया कौन से फैक्टर है, कौन सा जो है हाइपोक्सिया के अंदर नहीं आएगा, यानी तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो जो है हाइपोक्सिया को कोज करते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन इंक्रीज होने की वजह से कभी भी हाइपोक्सिया नहीं होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, ए डिफेंसिव रिएक्शन इंटेंडेड टू न्यूट्रलाइज कंट्रोल और एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट एंड टू प्रिपेयर द साइट फॉर रिपेयर इज कॉल्ड, यानी आक्रामक एजेंट को बेअसर करने, नियंत्रित करने या समाप्त करने तथा ठीक करने तो साइट तैयार करने के उद्देश्य रक्षात्मक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि एक जो डिफेंसिव रिएक्शन है, न्यूट्रलाइज कंट्रोल एलिमेंट, यानी जो कोई भी ऑफनिंग एजेंट है ना, उसको डिफेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो रिएक्शन होती है और जो जिससे कि टिश्यू रिपेयर हो जाता है, उस कंडीशन को अपन क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है आपका इन्फ्लामेशन। क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट अपन बात करें, मूवमेंट ऑफ हैंड्स टुवार्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, यानी जो मूवमेंट्स है वो मिड लाइन, ये देखिए फ्रेंड्स, आपका जो बॉडी होती है, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये नॉर्मली आपकी बोलते हैं, इस जो ये मिड लाइन होती है और ये लेटरल साइड में होती है, ये लेटरल, और ये बीच में जो होती है मिड लाइन होती है। अब यदि किसी भी बॉडी पार्ट्स को आप मिड लाइन की तरफ करेंगे तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, एडक्शन, ठीक है। एडक्शन मतलब ऐड करना, यानी मिड लाइन की तरफ करना, उसको कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एडक्शन। और यदि आप इसी हाथ को या किसी चीज़ को दूर ले जाते हैं इस मिड लाइन से तो उसको अपन क्या कहते हैं, एबडक्शन। एबडक्शन मतलब दूर ले जाना, एडक्शन यानी पास में लाना। जैसे अपन बात करते हैं प्लस का जो निशान होता है उसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐड कर देना। तो मतलब कोई भी बॉडी पार्ट को आप पास में लाओगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, एडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 83, द फर्स्ट एड मेजर टू बी टेकन टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यू टू एपिस्टेक्सिस, यानी जिस किसी को एपिस्टेक्सिस है उसको ट्रीट करने के लिए जो पहला उपाय क्या रहेगा फर्स्ट एड के अंदर, तो ऑप्शन ए है आपको मेक द पर्सन सिट डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। ऑप्शन बी है आपका मेक द पर्सन सिट डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच soft part of the nose, and option C है आपका make the person lie down and pinch the soft part of nose, and option D है make the person lie downward and pinch the टॉप पार्ट ऑफ नोज। यहाँ पे जो मैं बता दूँ, जब भी एपिस्टेक्सिस का जो पेशेंट आएगा आपके पास, आपको सबसे पहले जो फर्स्ट एड करना है वो क्या करना है, पेशेंट को जो है आराम से बैठाना है और लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ उसको झुका देना है, और उसका जो नोज का जो सॉफ्ट पार्ट है उस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, पिंच करना है, यानी दबा के रहना है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, एपिस्टेक्सिस के अंदर फर्स्ट एड करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का, अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट द फॉलोइंग आर इंडिकेशन ऑफ टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी, यानी जो है एमटीपी एक्ट के अनुसार जो अपन एबॉर्शन करते हैं उसके लिए कौन सी जो कंडीशन है वो क्या है, इंडिकेशन है, ठीक है। इसमें पूछा गया कौन सी इंडिकेशन नहीं, एक्सेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान रखें, एक्सेप्ट पूछा गया, एक्सेप्ट यानी कौन सी जो है एमटीपी एक्ट के अनुसार टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी जो अपन एबॉर्शन करते हैं वो इंडिकेशन में नहीं आती है। तो ऑप्शन है सीवियर कार्डिक डिजीज, ऑप्शन बी है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, ऑप्शन सी है प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, एंड ऑप्शन डी है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। क्योंकि जो एमटीपी एक्ट के अनुसार कहा जाता है कि यदि किसी पेशेंट को सीवियर कार्डिक डिजीज हो, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो, प्रेगनेंसी रेप की वजह से हो गई हो, या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन जिससे कि मदर को और बेबी को खतरा हो, उस सभी कंडीशन को के अंदर एमटीपी यानी एमटीपी एक्ट के द्वारा एबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन कोई अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होगी तो उसके अंदर एमटीपी एक्ट के अंदर वो नहीं आती। इसलिए इस क्वेश्चन के पूछा गया था कि कौन सी जो है जो अपन एबॉर्शन करते हैं या फिर प्रेगनेंसी का जो टर्मिनेशन करते हैं वो एमटीपी एक्ट के अंदर कौन सा इंडिकेशन नहीं है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 85,
केमिकल दैट रिड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ परसेप्शन ऑफ पेन। यानी जो केमिकल्स है जो क्या कर सकता है, जो परसेप्शन पेन के जो परसेप्शन को ट्रांसमिशन को रोक सकता है या फिर इनहिबिट कर सकता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन बी है ल्यूकोट्राइन, ऑप्शन सी एंडोट्रोफिन एंड ऑप्शन डी है सीरोटोनिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंडोर्फिन्स। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, एंडोर्फिन्स। कौन सा केमिकल होता है, एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेन के जो परसेप्शन के जो ट्रांसमिशन है उसको रिड्यूस या फिर इनहिबिट कर देते हैं। उस केमिकल का क्या नाम है, एंडोर्फिन्स। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पे। द फैक्टर दैट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलरिटी आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपने देखा कि इस एग्जाम के अंदर सारे एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए और आप एक्सेप्ट का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट के अंदर आपको देना है कि जो 3 ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के अनुसार सही है और चौथा आपका गलत है। उस गलत कौन सा है वो आपको आंसर करना है। द फैक्टर दैट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलरिटी, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो सीरम ऑस्मोलरिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं सिवाय एक के, तो वो कौन सा है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन है डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन बी है यूरेमिया एंड ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसीमिया एंड ऑप्शन डी है रीनल फेल्योर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी रीनल फेल्योर। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो क्या कर रहे हैं, आपके जो सीरम ऑस्मोलरिटी है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन रीनल फेलियर की कंडीशन में सीरम ऑस्मोलरिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। इस चीज़ को आपको जरूर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 87, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखा इस एग्जाम के अंदर एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे बताया गया कि जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट्स है वो सभी कारणों से होता है एक को छोड़कर। ठीक है, तो आपको कौन से कारण से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट नहीं होता वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी उसका कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से लक्षण हैं जिसके आपको पता लग सके कि डेफिसिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसमें पूछा कि कौन से ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये नहीं बताता कि फ्लूइड वॉल्यूम का डेफिसिट हो गया, वो आपको आंसर करना था। तो आपको पता है कि जब स्किन ट्रिगर डिक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो फ्लूइड वॉल्यूम का डेफिसिट है। पोस्चर हाइपोटेंशन की कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है उसके अंदर। और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इसका मतलब भी क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है। उसकी वजह से अपन टेम्परेचर इंक्रीज कंडीशन में आप देखते हैं जब भी बॉडी का टेम्परेचर फीवर आती है तो उस कंडीशन में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है, इसीलिए आप लोग उस पेशेंट को फ्लूइड भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कि जो है इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर। क्यों होगा आंसर, क्योंकि जो है सेंट्रल वीनस प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट नहीं होगा। वो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो है आप देख सकते हैं जो इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर के कंडीशन में क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज मिलता है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा ऐसा लक्षण है जिसके अंदर जो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट नहीं होता है, तो कौन सा होता है, इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर की कंडीशन में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 88, द सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस थेरेपी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंट्रावेनस थेरेपी जो आईवी थेरेपी देते हैं उसका सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, इंक्लूड ऑल यानी सभी में होता है लेकिन एक्सेप्ट यानी एक को छोड़कर, तो वो कौन सा नहीं है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, वो आपको आंसर देना है। ऑप्शन है फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन बी एयर एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी है इनफिल्ट्रेशन। तो आपको बता दूं कि जो इंट्रावेनस थेरेपी से जो है कौन सा नहीं होता, यहाँ पे आंसर माना है ऑप्शन डी इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, यानी इंट्रावेनस थेरेपी से जो है इनफिल्ट्रेशन नहीं होता, इसके अंदर ऐसा बताया गया है कॉम्प्लिकेशन के रूप में। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 89 है आपकी स्क्रीन पे। ए 30-year-old मैन इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट स्कल फ्रैक्चर। यानी जो है 30 साल का व्यक्ति है जिसको इमरजेंसी में लाया गया है, उसका एक्सीडेंट हो रखा है, उसका कौन सा इंडिकेशन है जो ये डिटेक्ट करेगा कि उस कैंडिडेट्स के अंदर स्कल फ्रैक्चर हुआ है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम ईयर और नोज और पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस। यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड जिसको स्कल फ्रैक्चर हो गया है वहाँ से क्या होगा, जो आपका नोज यानी जो आपका नाक और जो कान है वहाँ से फ्लूइड ड्रेनेज देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो है आँख जो होगी आपकी आई के चारों ओर का जो एरिया है इकाइमोसिस यानी रेड या ब्लैक टाइप का हो जाएगा किसके अंदर, स्कल फ्रैक्चर के अंदर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 90, ए टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच द फीटल बटक्स प्रेजेंट एट द पेल्विक इनलेट एंड द डिनोमिनेटर इज सैक्रम इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर जो फीटल के जो बटक्स है वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं पेल्विक इनलेट के अंदर, एंड डिनोमिनेटर क्या है, सैक्रम जिसके अंदर डिनोमिनेटर है, और जो बटक्स है आपके प्रेजेंट कर रहे हैं पेल्विक इनलेट के अंदर, तो वो कौन से टाइप का प्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है ब्रिज प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी नी और ऑप्शन डी है फुटलिंग। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ब्रिज प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन। जबकि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपका हेड वाला पोर्शन आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ब्रिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन दैट हैज़ टू डन फॉर ए पेशेंट हु हैज़ अंडरगोन कार्डियक कैथेटराइजेशन। यहाँ से पूछा गया आपसे कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन होगा जो आपको करना है पेशेंट हु हैज़ अंडरगो, जो कार्डियक कैथेटराइजेशन के जो पेशेंट जा रहा है, अंडरगोन है, उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन होगा। तो आपको क्या चेक करना है, तो ऑप्शन ए है चेक फॉर पल्स डेफिसिट, ऑप्शन बी एलिवेट द हेड एंड ऑफ बेड, ऑप्शन सी है आपका असेस द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग, एंड ऑप्शन डी है प्रोवाइड ए बेड कर्डल। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी असेस द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग, यानी उस साइट को आपको चेक कर लेना है कि वहाँ पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो कार्डियक कैथेटराइजेशन से हुआ है रोगी और जो पेशेंट है उसको कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ, तो उसके बाद में आप क्या चेक करेंगे, तो आपको चेक कर लेना है जहाँ से कैथेटराइजेशन हुआ है वहाँ पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 92, ए नर्स इज असाइन टू टेक ऑफ ए पेशेंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट वुड बी। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि जो पेशेंट है उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आपका प्रायोरिटी डायग्नोसिस क्या रहेगा ऐसे पेशेंट के अंदर। तो ऑप्शन ए है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, ऑप्शन बी अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी है आपका डेफिशिएंट नॉलेज, एंड ऑप्शन डी है इम्पेयर्ड मोबिलिटी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। यानी जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका जो डायग्नोसिस रहेगा, प्रायोरिटी डायग्नोसिस क्या रहेगा, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93, द इंडिकेशन फॉर ए न्यू बॉर्न टू बी गिवन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन सून आफ्टर बर्थ इज व्हेन। यानी जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है आप किसी न्यू बॉर्न को देते हैं तो उसका इंडिकेशन क्या रहेगा बर्थ के बाद में, कि आप किस कंडीशन के अंदर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कि हार्ट रेट जो आपके 100 से कम हो जाएगी, ऑप्शन बी है साइनोसिस होगा, ऑप्शन बी SpO2 95% से लेस होगा, या फिर ऑप्शन डी है कि बेबी नहीं कराई कर रहा। तो आपको जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कब देना है, जब जो हार्ट रेट है वो कब हो जाए, कितनी हो जाए, 100 से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन उस पेशेंट को देना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 94, इन ए रेस्टोरेंट ए पर्सन सडनली कोलैप्स, यानी किसी रेस्टोरेंट के जो पेशेंट है वो क्या हो गया, सडनली कोलैप्स हो गया है। चोकिंग वाइल ईटिंग फूड, यानी चोक हो गया जब फूड खा रहा था, या फूड जो अपना ईटिंग कर रहा था फूड को, उसमें चोक हो गई है। द आइडियल मेथड टू क्लियर द एयरवे इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यानी जो है फ्रेंड्स, खाना खाते समय किसी पेशेंट को चोकिंग हो गई है और सडनली पेशेंट कोलैप्स हो गया, उस कंडीशन में कौन सा मेथड यूज करेंगे उस चोकिंग को रिमूव करने के लिए, यानी एयरवे को क्लियर करने के लिए। तो कौन सा करते हैं फ्रेंड्स, हेल्मिक मैनेवर, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। चोकिंग के अंदर आप जो करते हैं एयरवे को क्लियर करने के लिए कौन सा मैनेवर करते हैं, हेल्मिक मैनेवर, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 95, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन आर्टरियल प्रेशर। तो मीन आर्टरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, ऑप्शन डी सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी बाई 30। यानी आपको जो है आपके सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू, एक मिनट में वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी, ठीक है, बटे में 3। ठीक है, आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी मान लीजिए कि 120 आपकी बीपी है, नॉर्मल 120 आपकी है, और आपका 2 इंटू डायस्टोलिक मान लीजिए 80 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 आपको ऐसे करना है। इसको देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे आप जिसको जोड़ेंगे तो 8 कितने हो गए, 2 80 इंटू 2 कितना हो गया, 160 और 120 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 120 और 160 कितना हो गया, आप जोड़िए यहाँ पे 120 और 160, तो आपका कितना हो गया 6 और 2 8, 280। इस 280 में आप 3 का भाग दे देंगे तो आपका कितना हो गया 9 3 27, और आप यहाँ पे करेंगे 1 बच गया तो आपका 3 3 9, 93.33 जो है आपका इस पेशेंट का पल्स प्रेशर आएगा, सॉरी मीन आर्टरियल प्रेशर इसके अंदर आपका आएगा कितना। मीन आर्टरियल प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, यानी सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी बाई 3,
यानी 3 का भाग दे देना है ये सब करने के बाद में। जैसे कि मान लीजिए किसी की सिस्टोलिक बीपी 120 है और उसका जो डायस्टोलिक बीपी है वो कितनी 80, तो आपको फॉर्मूला के अनुसार कर लेंगे, इसको रखेंगे तो 120 + 2 × 80 बाई में 3/3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 280 में आपने 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया 93.3 जो आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर मैप आ गया MAP। इसका वीडियो जो है मैंने आपके लिए बना रखा है, उसकी जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन पे। द इनकम्पेंसेटरी स्टेज ऑफ शॉक द पेशेंट ब्लड प्रेशर रिमेन विथ नॉर्मल लिमिट्स द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू मेन एडुकेट कार्डिक आउटपुट आर। यानी जो कौन सा फैक्टर है जो कार्डिक आउटपुट एडुकेट कार्डिक आउटपुट के लिए क्या है मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। इंक्रीज मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ क्या है फ्रेंड्स, आपकी जो है जो कार्डिक आउटपुट है उसको एडुकेट करने के लिए मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन पे। द रोल ऑफ ए नर्स इन ट्रीटिंग ए पेशेंट इन कंपनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक इज ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे फिर एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कौन सा जो है आपको इसमें से बताना कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है मॉनिटर पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेटस, ऑप्शन बी है प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब आई फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन, और ऑप्शन डी है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शॉक की कंडीशन के अंदर जो कंपेंसेटरी स्टेज है शॉक की, उसके अंदर जो रोल ऑफ नर्स का रोल क्या रहे ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा रोल नहीं है, एक्सेप्ट आ गया मतलब कौन सा नहीं है। तो आप जो है नॉर्मली मॉनिटरिंग भी करते हैं हीमोडायनेमिक स्टेटस की, पेशेंट की सेफ्टी का प्रमोट करते हैं, इसके साथ ही जो IV फ्लूइड्स और मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब किया होता है उसको आप एडमिशन करते हैं। लेकिन जब पेशेंट शॉक की कंडीशन में है तो उस कंडीशन में हेल्थ एजुकेशन नहीं देते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो यहाँ पूछा गया था कौन सा नहीं करते हैं, तो एक्सेप्ट पूछा गया था, इसलिए सही आंसर क्या हो गया और प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पे। अनरिजर्व्ड हाइपोवोलेमिक शॉक प्रोग्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक। यानी जो अनरिवर्स जो हाइपोवोलेमिक शॉक है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता वो प्रोग्रेस करता है विच ऑफ टाइप ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक, यानी कौन से शॉक के अंदर प्रोग्रेस करता है। तो ऑप्शन ए है एनाफाइलेटिक शॉक, ऑप्शन बी कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन सी सेप्टिक शॉक एंड ऑप्शन डी है न्यूरोजेनिक शॉक। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी कार्डियोजेनिक शॉक। यानी कार्डियोजेनिक जो शॉक है वो आपका क्या है अनरिवर्स हाइपोवोलेमिक शॉक के प्रोग्रेस, मतलब जो अनरिवर्स जो हाइपोवोलेमिक शॉक है जो प्रोग्रेस करता है टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक, किसके अंदर जो है आपका प्रोग्रेस करेगा कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर। चलिए और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99। द वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एक्सपोजर, यानी कौन सी वैक्सीन जो है एक्सपोजर होने के बाद दी जाती है, तो कौन सी दी जाती है रेबीज। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपकी प्रिपरेशन क्लास के अंदर UPNHM की जो गेस पेपर और जो आपको गोल्डन पॉइंट्स पढ़ाए थे उसमें मैंने बताया था। तो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन कौन सी देते हैं रेबीज। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 100। द कॉम्प्लिकेशन दैट आर एसोसिएटेड विद द पुअर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन पोस्टनेटल लाइफ इन ए न्यूबॉर्न इंक्लूड। यहाँ पे पूछा गया है कि जो कॉम्प्लिकेशन है जो कि पुअर न्यूट्रिशन कम जो न्यूट्रिशन जो है निर्बल कह सकते हैं, फिर अपन कहेंगे पुअर न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया है, जो क्या कर रहा है ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन पोस्टनेटल लाइफ इन ए न्यूबॉर्न इंक्लूड। तो कौन सा है ऑप्शन ए है स्टनिंग, ऑप्शन बी है वेस्टिंग, ऑप्शन सी है एडवर्स न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जिस पेशेंट को पुअर न्यूट्रिशन है और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है उस पेशेंट को जो न्यूबॉर्न है उसकी पोस्टनेटल लाइफ के अंदर क्या देखने को मिलेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी स्टनिंग भी देखने को मिलेगी, वेस्टिंग और एडवर्स जो न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम्स भी देखने को मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। तो ये थे फ्रेंड्स जो UPNHM के अंदर जो नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। 70 क्वेश्चन जो आपके नर्सिंग से पूछे गए थे और जो 30 क्वेश्चन का जो वेटेज था आपका रीजनिंग, करंट अफेयर्स और GK से था। जो सेकंड पार्ट्स में आपको अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं आपको करंट अफेयर्स, GK और जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अपन सोल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट जैसे अपलोड होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.